हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से हम राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है वो पढ़ने वाले हैं। उस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पहला जो राजवंश पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चौहान। ऐसे बहुत सारे राजवंश है, जैसे चौहान है, गुइल है, सिसोदिया है, कछावा है, राठौड़, ऐसे बहुत सारे राजवंश है। और वही पूरा राजवंश ही हमारा राजस्थान के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। तो आज से हम जो मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू करने वाले, और उसके अंदर हम जो पहला पढ़ने वाले जो राजवंश पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले चौहान। और चौहानों के अंतर्गत हम ये देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति कैसी, इनके कौन कौन से राजा थे, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो देख कर। तो चौहानों की हम उत्पत्ति देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ चौहान, मतलब चौहान लोग आए कैसे। तो इसके बारे में एक सिद्धांत है जो कि अग्निकूट का सिद्धांत यहाँ पर माना जाता है, जो कि जो चंद्र बरदाई जी हैं उनकी एक पुस्तक है जिसका कि नाम है पृथ्वीराज रासो। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि चंद्र बरदाई के अनुसार, मतलब चंद्र बरदाई की एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये लिखा गया है कि आबू पर्वत पर क्या हो रहा था कि एक वशिष्ठ ने यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। मतलब वशिष्ठ यानी एक ऋषि थे, और वो ऋषि क्या कर रहे थे कि वो ऋषि आबू पर्वत पर बैठकर यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ करते करते है ना, उनके यज्ञ के अंतर्गत कोई राक्षस लोग आ जाते जो यज्ञ को है ना विखंड करते, मतलब अग्नि, मतलब यज्ञ में अड़चन डालते हैं। तो वशिष्ठ क्या करते हैं, उस यज्ञ की अग्नि से ही है ना 4 योद्धा उत्पन्न करते हैं। पहले करते हैं परमार, पथियार, फिर चालुक्य। ये 3 लोग करते हैं, ये 3 राजवंश करते हैं। ठीक है, तो चालुक्य को यहाँ पर सोलंकी भी कहते हैं। लेकिन इन 3 राजवंश से जब बात नहीं पड़ी तो इन्होंने चौहानों को उत्पन्न किया, मतलब चौहानों को उत्पन्न किया। तो इधर से हम मान सकते हैं कि नहीं कि ना चौहानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि वशिष्ठ ने यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न करे थे जो कि पतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान कहलाते हैं। और चौहान जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से चौहानों की उत्पत्ति हुई। जो तो अग्निकूट का सिद्धांत बोलता है, मतलब चंद्र बरदई के अनुसार बोलते हैं पृथ्वीराज रासो। और इस बात को मूढ़ट नैन्सी और सूर्यमल मिशन, ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, एक का नाम है मूढ़ट नैन्सी, ठीक है, और सूर्यमल मिशन इस बात को सत्य मानते कि नहीं ये बात सत्य है। अब आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई यज्ञ की अग्नि से कोई व्यक्ति उत्पन्न कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि मतलब एक यज्ञ से आप उत्पन्न कर रहे हो। तो इसका जो समर्थन करा था वो करा था मूढ़ट नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को यहाँ पर सत्य माना था। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब और मैं आपको बताऊं तो इनकी विदेशियों से भी उत्पत्ति मानी जाती है। विदेशियों से ये उत्पत्ति हुई है इनकी, ये ऐसा मानते हैं कर्नल जेम्स टॉड। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कर्नल जेम्स टॉड है वो इनको विदेशी बताते हैं कि नहीं इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। विलियम कुक भी और स्मिथ भी इसका यहाँ पर समर्थन करते हैं, क्योंकि ये शक जाति से उत्पन्न बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी कुछ समस्या भी होती है, इसलिए ये इनको जो ये समस्या है वो विदेशियों की भी समस्या होती थी। जैसे अग्नि को यहाँ पर ये पवित्र मानते, सती प्रथा देख सकते हो, हथियारों की पूजा करते हैं, मद्यपान, ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनसे ये इनको लगता था कि नहीं इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। ठीक है, तो इस मत का जो विरोध करते हैं वो करते गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत का विरोध कर देते कि नहीं यह विदेशियों से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो और हम देखें तो यहाँ पर इनको ब्राह्मण भी बताया जाता है। एक अभिलेख है जो कि पिजोलिया का अभिलेख है जो कि 1170 ईस्वी का है। ठीक है, 1170 ईस्वी का एक अभिलेख है जो कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनको बताता है। सोमेश्वर का अभिलेख है। इनके सामंत थे, इनके सामंत को बिचौलिया के अंतर्गत है ना सोमेश्वर का वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण यहाँ पर बताया जाता है। मतलब चौहानों को यहाँ पर चौहानों का एक राजा होता है सोमेश्वर, वो एक उनका अभिलेख है जो कि 1170 ईस्वी का है। और वो ये बताते हैं कि नहीं ये जो चौहान है वो एक वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, जैसा बिचौलिया अभिलेख बताता है। और और डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो बताते कि द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंतर्गत यहाँ पर इस बात को बताते कि नहीं ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। वैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर भी इस बात को समर्थन करते हैं। और नहमत खां कवि जार जो कायम रासों के माध्यम से बताते कि ये इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। और जो गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा थे वो उन्होंने विदेशियों की उत्पत्ति का विरोध कर दिया था। तो इन्होंने जो बताया इनको चौहानों को वो सूर्यवंशी बताया।
ठीक है। मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो इनको सूर्यवंशी बताते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो विग्रहराज चतुर का आप अभिलेख पढ़ोगे, ठीक है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख, उसमें आप पढ़ोगे कि नहीं विग्रहराज चतुर का जो अभिलेख है उसमें इनको सूर्यवंशी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। और जयानक पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत इनको सूर्यवंशी बताता है, और नयचंद्र सूरी जो कि हमीर महाकाव्य में इनको सूर्यवंशी बताता है, और पद्मनाथ जो कि कन्नड़ देव प्रबंध के माध्यम से इनको सूर्यवंशी बताता है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा अभिलेख इनको सूर्यवंशी बताता है, ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और चंद्रवंशी इनको बताता है, वो बताता है आबू का अश्लेश्वर अभिलेख, और एक हरियाणा में भी एक अभिलेख है जो कि हास्य अभिलेख, वो भी बताता है, जो आप देख सकते हो 1166 ईस्वी का है, और पृथ्वीराज सेकंड का है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो, और ये खज जाति से भी इनकी उत्पत्ति यहाँ पर मानी जाती है कि खज जाति से सीवी वेद, चिंतामणि, विनायक वेद इनको बताते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं इनके बारे में हम पीएचडी कर रहे हैं, मतलब हम एक एक चीज़ हम इनके बारे में जानेंगे, चौहानों के बारे में, तो हमें सब चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो हम सब पढ़ेंगे। मालवों से उत्पत्ति भी विग्रह चतुर्थ का अभिलेख बताता है। इंद्र के यहाँ पर वंशज भी इनको बताया जाता है कि नाडोल का जो रायपाल था, जो सेवाड़ी अभिलेख था, वो इंद्र के इनको वंशज मानते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रारंभिक स्थल था, मतलब कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो सांबर से हुई थी, और राजधानी थी अहि छत्रपुर नागौर, मतलब सांबर से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, और इनकी जो उस समय जो राजधानी बनाई थी वो अहि छत्रपुर को बनाई गई थी, जो कि नागौर को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जो चौहानों की जो शाखा है वो किस तरह की है। देखो चौहानों ने सबसे पहले सांबर से उत्पन्न हुए, तो सांबर पर इन्होंने स्थापना की थी, और सांबर में वासुदेव एक चौहान थे, मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने सांबर के अंतर्गत चौहान वंश की नींव रखी थी, और वहाँ से इनकी स्थापना मानी जाती है सांबर से, ठीक है। हमने पढ़ा भी सांबर इनका प्रारंभिक स्थल था। तो सांबर से लगाकर सांबर पहले इनका प्रारंभिक स्थल था। सांबर के बाद ये नाडोल गए। नाडोल के अंतर्गत जो लक्ष्मण सिंह एक व्यक्ति थे, उन्होंने नाडोल में इनकी स्थापना की थी चौहान वंश की, जो कि 960 ईस्वी के अंतर्गत की थी। फिर अजमेर में चल जाते हैं। अजमेर में अजयराज हमें देखने को मिलते हैं कि अजयराज थे वो 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। और रणथंभौर के अंतर्गत गोविंद राज जी है, जो कि 1184 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर रणथंभौर के अंतर्गत चौहान वंश की नींव रखते हैं, ठीक है। फिर बूंदी के अंतर्गत देख सकते हो, बूंदी के अंतर्गत जो देवड़ा हाड़ा सका का यहाँ पर शासन था, और उसके अंतर्गत जो देवा थे, मतलब एक व्यक्ति थे देवा नाम के, उन्होंने 1241 ईस्वी के अंतर्गत बूंदी के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना की थी। कोटा के अंतर्गत देखेंगे तो माधो सिंह के अंतर्गत माधो सिंह जी थे, मतलब माधो सिंह ने 1631 के अंतर्गत यहाँ पर इनकी स्थापना की थी चौहान वंश की, ठीक है। फिर जालोर के अंतर्गत आते हैं, ऐसे ही सिरोही के अंतर्गत आते हैं, जो कि लाखा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1311 के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे चौहान वंश के चौहानों की उत्पत्ति किसी हुई, और चौहानों की जो शाखाएँ थी वो हमने पढ़ लिया, ठीक है।